Ladies and gentlemen, welcome to Nation Wants to Know. In the last few months, I've done very few episodes of The Nation Wants to Know, sometimes for want of time, sometimes for want of a special or particular guest or subject. But as I said, it is one of my intentions in 2024 to do more one-to-one interviews to bring you a different side of a personality on an issue that is topical. तो जितने दर्शक रिपब्लिक भारत देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैंने इंटरव्यू नहीं की है. कोशिश करूँगा 2024 में ज़्यादा इंटरव्यू करने की और जो इश्यूज़ हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं आपके सामने लाने की. तो आज जो पर्सनालिटी हमारे सामने है, मैं तो एज यू ऑल नो मैं बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ. बट आई एम अ फैन ऑफ हिज टैलेंट बिकॉज आई फील दैट ही इज़ वन ऑफ द ट्रूली ओरिजिनल एक्टर्स and a future legend of the Indian cinema industry. So Pankaj Tripathi ji, welcome. Thank you very much. Thank you, sir. And मुझे मतलब बहुत दिनों से एक तरह से आशा थी कि आपसे मिलूंगा और आपको कहूंगा that I am a deep admirer of your films, your art, your personality and your acting style. Thank you so much. मुझे तो लगता है that you are a जैसे मैंने कहा future legend. मतलब आपने पूरे जो हमारी एक तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स और सिनेमा इंडस्ट्री, ओटीटी की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी है और आपके सफलता के कारण आज बहुत ऐसे टैलेंट सामने आए हैं पिछले 5-6 साल में जो शायद पहले रिकॉग्नाइज नहीं होते कि सब लोग कहते हैं कि ही कुड बी द नेक्स्ट पंकज त्रिपाठी. सो पीपल आर लुकिंग फॉर टैलेंट लाइक दैट. सो What do you feel? Do you also feel जब आपने अपने करियर को देखना है पिछले 10 साल स्पेशली जी, तो कोई टर्निंग पॉइंट आपको याद आती होगी? यस, टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से पहले तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैं आपको पास से देखना चाहता था. मेरी इच्छा थी क्योंकि मैं टीवी में देखा था तो मुझे लगा था कि देखूं और इस इंटरव्यू के पहले मैं 5 मिनट मिला हूं आपसे तो मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला जो टीवी में दिखा था. तो खैर यस, ओटीटी आने के बाद से खास करके मेरे कैरियर में बदलाव हुआ. जब इंडिया में 2016-17 में ओटीटी आ रहा था, एक फिल्म आई थी न्यूटन जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला मुझे पहली बार. तो वो फिल्म हुई थी छोटी रिलीज बट बॉक्स ऑफिस पे चल गई और बड़ी उसके साथ कुछ बड़ी फिल्म को पछाड़ के ज़्यादा दिन चली गई. फिर ऑस्कर के लिए इंडियन एंट्री भेज दी गई. वो उससे थोड़ा सा चर्चा हुआ था बट ओटीटी आने के बाद से. किस साल की बात है न्यूटन? 2017. एक स्कूल टीचर नहीं, चुनाव कराने वाले नक्सल इलाके में इलेक्शन कराने जाते हैं एरिया में जो यस, और सीआरपीएफ कमांडेंट हूँ मैं. परफेक्ट याद है. तो वो फिल्म चल गई और सराहा गया और सेम टाइम ओटीटी इंडिया में आ चुके थे मिर्जापुर प्राइम वीडियो पे और सेक्रेट गेम उधर चल रहा था. तो ओटीटी इंटरनेट के आने से स्क्रीन ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया. पहले स्क्रीन सिनेमा हॉल था, फिर स्क्रीन घर का टीवी स्क्रीन था जो ड्राइंग मेन लिविंग एरिया में रहेगा. अब ये मोबाइल जेब तक पहुंच गया या पर्सनल टैब लैपटॉप के थ्रू. तो मुझे लगता है कि तो ज्यादा लोग हम लोगों को देखने लगे, ऑडियंस बढ़ गई क्योंकि हमारी फिल्में 200 सिनेमा घरों में रिलीज होती है. अब चुनाव में खड़े कर दो एक आदमी को और बोलो कि तुम्हारा बूथ पूरे इंडिया में 200 बनाएंगे, कौन मतदाता आएगा भाई? आप तो अब जैसे अटल ये फिल्म आ रही है, मैं अटल हूँ, तो विनोद जी ने मुझे बोला, आश्वासन दिया कि ये फिल्म बड़ी रिलीज करूंगा कि नजदीकी सिनेमा घरों में, मतलब आप जो व्यक्ति जहां है उसके नियरेस्ट थिएटर में ये फिल्म होगी. तो ओटीटी ने मेरे जीवन को और मेरे करियर को काफी बदला है. मतलब ऐसी ऑडियंस आ गई जो पहले मल्टीप्लेक्स में नहीं जाती थी और पहले उस ऑडियंस तक हमारी फिल्में नहीं पहुंच पाती थी कि कोई 20 किलोमीटर ट्रेवल करके फिल्म नहीं देखेगा. वो चाहेगा कि उसके नियरेस्ट मॉल में या सिनेमा घर में वो फिल्म हो. देखने की चाहत हो तो आप 20 किलोमीटर नहीं जा सकते. तो इसने स्क्रीन बढ़ा दिया. तो कंटेंट इज किंग वाली बात हो गई. अभी मतलब सबको मतलब सेम प्लेटफॉर्म मिला, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिला पहली बार. और कंटेंट इज किंग और स्क्रीन नियर यू, मतलब जो आपके जेब में है, स्क्रीन अवेलेबल है. दिस इज योर स्क्रीन. हाँ,
तो दिस रियली डेमोक्रेटाइज्ड एवरीथिंग। यस, तभी तो, वरना मेरे जैसे अभिनेता को, मैं तो 10 साल पहले भी बॉम्बे में रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे। सो मुझे ऐसा मेरा मानना है। तो एक तरह से I'm not व्यवस्था sure भी कि मैं है, जो सही फिल्म हूँ। बना रहे हैं आजकल, उनकी व्यवस्था भी है टू गेट पीपल हु कैन बी आइडेंटिफाइड विथ। जी, पहले था कि जितना मतलब जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस है उनको इस तरह से बनाइए, शूटिंग भी विदेश में कराइए, सीक्वेंसेस भी Fantasy बाहर, लगे। एक फैंटेसी वर्ल्ड वाली थी। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड, लोग कहते थे पीपल वांट टू बी इन फैंटेसी। जब पूछा जाता था कि आप मूवीज बना रहे हैं स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, नॉर्वे में, तो हमेशा फिल्म प्रोड्यूसर्स कहते थे व्हेन पीपल गो टू अ मूवी हॉल दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद द रियलिटी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप अभी जो मूवीज बन रहे हैं पिछले 10-15 साल से, दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी। रूटेड स्टोरीज हैं, तो वो क्यों? हमारी कहानियां हैं, वो हमारे यहाँ की कहानियां लोग हैं। देखना चाहते थे। यस सर, अब जो लोकल है वो ग्लोबल है का नारा सिनेमा में भी है। अब हमारी कंटेंट तो बाहर फेस्टिवल में जाती है, बाहर रिलीज होती हैं। मैंने सुना है कि आने वाले दिनों में मिर्जापुर को दूसरी भाषा में डब करेंगे, स्पेनिश में, मैं सुन रहा था कहीं। तो हमारी कहानियां, जब मुझे याद है न्यूटन को बर्लिन में हम स्क्रीन किए थे, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ आर्ट अवार्ड भी मिला था न्यूटन को। तो आफ्टर स्क्रीनिंग जो ऑडियंस और मेंबर्स थे फेस्टिवल के, उनसे हमने इंटरेक्ट किया जी। इतनी उनकी इंटरेस्ट थी कि ये चुनाव कैसे होता है? हाँ, ये आदिवासी कौन है, ये जंगल में गए थे यार, ऐसा है, इतना सुंदर है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मुझे लगा ये लोग हमारी स्टोरीज को जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो शायद कॉम्प्लेक्स हम में था, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पता नहीं आप, अभी जो जैसे सबकी कोई ना कोई एक्सेंट है। जी, यस यस। अब जैसे मैं आसाम से हूँ, है ना, और मेरी शादी बंगाल में हुई है, मैं पढ़ा लिखा जबलपुर में जहाँ हूँ, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, वहीं के एक्सेंट लेके मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं वो तो रह जाएगी। रहेगी। अब मैं अगर लंदन में जाऊं, अमेरिका में जाऊं, अपनी एक्सेंट को चेंज कर दूं, तो तभी करूंगा जब मेरी कोई कॉम्प्लेक्स है, Yes. या मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करूं। मगर अभी मुझे लग रहा है कि जो भाषा यूज करते हैं, जो लैंग्वेज या एक्सेंट भी यूज करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन एक्सेंट। यस, अभी वो एलिटिज्म ब्रेक हो गया। क्यों? समय बदला, कहानियां बदली। अब मैं जब जिस दुनिया से आता हूं, मैं कभी सर एक दिन भी मैंने प्रिटेंड होने की और किसी और कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़ा कि नहीं यार मुझे ये आनी चाहिए। मुझे लगा मैं जो हूं वही हूं, और मैं इसी तरीके से रहूंगा, और मैं इसको बहुत ही प्राइड और प्राउड के साथ प्रेजेंट करूंगा। कभी लगा कि चेंज करूंगा तो ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगा? चेंज करूंगा तो बिखर जाऊंगा, सक्सेसफुल नहीं बनूंगा। पता नहीं कौन, इसको एक्सप्लेन कीजिए सर। किस टीचर ने आके मेरे को ये डाल दिया था कि जो संसार में जितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तुम सिर्फ अकेले हो। तुम्हारी जैसी मिलता जुलता होगा पर तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारे विचार का कोई दूसरा व्यक्ति ना मिले हूबहू, जो जिसका सॉफ्टवेयर तुम्हारी तरह सोचता हो। तो तुम यूनिक हो, तुम अकेले हो, इसीलिए तुम खास हो। कोई प्रोटोटाइप नहीं है कुछ जिसकी नहीं, तरह बनने की तुम जरूरत। खास हो, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। हर इंडिविजुअल एक्सेप्शनल है और ब्रिलियंट है और अपने आप में अनोखा है, एक ही पीस है वो। तो मुझे लगा हाँ यार फिर क्या है, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मैं दुनिया में जिस कंट्री जाता हूँ, जिस शहर जाता हूँ, वहीं का खाना खाता हूँ। मैं भारतीय खाना नहीं खोजता अगर भारत के बाहर हूँ तो मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता था। ड्रामा स्कूल में हमारे 20 लोग थे बैचमेट। आसाम की भी विद्यावती फूकन थी मेरी बैचमेट। मैं आसाम नहीं गया था, पर विद्यावती को देख के, विद्यावती को जान के, विनोद शर्मा था, विनोद मेरा सीनियर एक साल, ज्योति दा थे, तो उनके थ्रू मैं आसाम को देखा तो पता चला कि कितना डाइवर्स कंट्री है हमारा। 20 लोग, 20 स्टेट के 20 पॉइंट ऑफ व्यू। हमें लगता था अरे यार ये तो इनका तो जीवन शैली और बात और सब अलग है। तो इसने पर्सपेक्टिव हमारा बड़ा किया। मैं भी एक साधारण से गांव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, बहुत प्रवचन करता हूँ, ये बातें कहता हूँ, मैं भी बोर हो जाता हूँ अपनी ही बातों से कि क्या जरूरत है इतना प्रवचन करने का। बट पता नहीं आपकी बातें कुछ ऐसी हो गई कि मैं इस रूप पे आ गया। नहीं, प्रवचन की बात नहीं, ये लाइफ एक्सपीरियंस की बात है। जिस इशू में मैं आ रहा हूँ आपके साथ, कि मैं बस, मुझे लगता है कि इफ वी आर टू बी अ सुपर पावर, अगर हमको, if we are to be one of the greatest countries in the world, which we are, तो सिर्फ आर्थिक तरीके से नहीं होगा। Not only economic, not only defense, it has to be cultural. It has to be self pride. Do you agree with that? मैं हमेशा कहता हूँ कि
you should be proud of what you are. You should be proud of your culture, your religion, your way of life. क्योंकि पूरी दुनिया हमको देख रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैकॉलेज चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भारत को दबाया गया तब हमें बोला गया कि अपनी संस्कृति भूल जाओ, संस्कृत भूल जाओ, गड़बड़ है तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ है। तुम सांप सब आपने सर पता नहीं ओ माई गॉड 2 नहीं देखी होगी। ओ माई गॉड 2 एक फिल्म आई थी हमारी, उस फिल्म के क्लाइमेक्स में यही बात कहता हूं। जो फिल्म का कंक्लूजन ये है कि जब मैकाले शिक्षा नीति बना रहे थे तो उन्होंने बोला तुम्हारी ये सब बकवास है, हमारी जो बेस्ट चीजें थी, हमारे सनातन परंपरा की जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ थी, वो उठा के ले गए और यहाँ बोले कि तुम सांप सपेरों के देश हो, तुम लोग सांप सपेरे करते हो। फिल्म इसी पे खत्म करती है ओ माय गॉड 2। स्टीरियोटाइप बना दी। हाँ कि नहीं, अरे हर चीज की डोमिनो इफेक्ट होती है पंकज। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने पिक्चर हॉल में जाना बंद कर दिया था, अभी भी नहीं जाता हूं, मगर जो ओटीटी में 2-3 चीजें जो देखता हूं, टैलेंट देखता हूं, मुझे लगता है कि ये टैलेंट, ये एक्टर शायद आज से 10 साल पहले उनको चांस ही नहीं मिलता या साइड रोल मिलता। अब जैसे मैं बहुत फैन हूं पंचायत करके जो सीरियल बनी हुई है, मुझे लगता है कितनी ब्यूटीफुल कैरेक्टराइजेशन है। और पहले हम पूछते थे कि ऐसे सीरियल क्यों नहीं बनती है, मूवीज क्यों नहीं बनती है, तो लोग बोलते थे पीपल ओनली वांट टू सी क्राइम, सेक्स, फैंटेसी, नॉट लिव इन रियलिटी। एंड आई थिंक दैट यू हैव चेंज्ड। एक बात बताइए पंकज जी, अगर आपको कोई फिल्म दी जाए, जैसे लॉयर कहते हैं कि I will take up any case even if I don't believe in it because it is my art, it is my craft. I will support the biggest criminals if required. You know, because it is my profession. My profession. Yes, yes. Will you do things that you don't believe in? एक सर्टेन पॉइंट तक है, उसके बियॉन्ड नहीं। अगर आप थोड़े डिटेल में इसके बारे में। एक सर्टेन पॉइंट तक कि आई नो कि मैं अभिनेता हूँ, मैं अभी अटल जी का किरदार कर रहा हूँ, आदरणीय अटल जी का। इसके बाद जो मैं किरदार करूंगा वो एक लंपट व्यक्ति का करूंगा। लंपट बहुत दिनों बाद यार लंपट मतलब ऐसा लुच्चा। समझ गया मैं भी। देखिए मैं समझ जाता हूँ। मैं हिंदू कॉलेज में था और जहाँ से आप आते हैं वहाँ के भरपूर लोग थे वहाँ पे, तो समझ जाता हूँ। तो बतौर अभिनेता करेंगे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है कि यार जैसे मेरे साथ होता है कई बार कि मैं छोटे बच्चों के साथ ब्रूटालिटी या गलत होते मेरे से जीवन में भी नहीं देखा जाएगा और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कैरेक्टर स्क्रीन पे भी करे। एक फिल्म मैंने बाहर की फिल्म छोड़ी थी, लूसी लू आई थी बनाने, शॉर्ट फिल्म, बाहर की एक्ट्रेस हैं, और मुझे लगा नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दो, मेरी अपनी एक सीमा है अभिनय में। हम इवॉल्व होते हैं, रोज सीखते हैं, कई बार राय विचार बदलती भी हैं। अभी ये स्थिति है कि मुझे लगता है नहीं, एक वैसे किरदार का रोल जो आई नो कि सिनेमा से समाज नहीं बदलता है, बट सिनेमा कम से कम ओ माई गॉड 2 का पर्पस, इंटेंशन यही था कि लोग सेक्स एडुकेशन पे बात करें। वो फिल्म सेक्स एडुकेशन के ऊपर है, और चूंकि वो फिल्म सेक्स एडुकेशन और सनातन परंपरा को जोड़ती है, उसके अपने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं कैसे जोड़ती है, तो मुझे लगा कि इंटेंट इसका अलग है, इंटेंट इसका सनसनी करना नहीं है। तो स्टोरी टेलिंग में इंटेंट जरूरी है और किरदारों के काम में भी इंटेंट जरूरी है कि क्या आई नो कि समाज बदल नहीं जाएगा सिनेमा से, या सिनेमा में दिखाई हुई कोई गलत चीज कोई सिनेमा से लेकर नहीं करेगा। फिर भी मेरी आत्मा कई हद तक जो किरदार लगता है कि नहीं यार ये किरदार तो मैं सपने में भी मुझसे परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसकी साइकी पे जाना पड़ेगा, उस किरदार के मनोभाव को, उसके साइकोलॉजी को, उसके बिहेवियर को सीखना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। वो मेरे लिए टॉर्चरस हो सकती है अगर उस किरदार की आइडियोलॉजी मुझसे मैच ना हो रही हो पूरी तरह से। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि समाज इन्फ्लुएंस, देखिए इन्फ्लुएंस तो होती है, चेंज नहीं होती शायद। मे बी ए मूवी कांट चेंज द रियलिटी बट इट डज इन्फ्लुएंस थिंकिंग। और थोड़ा इसमें मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कि अभी जो फिल्में बन रही है पहले क्यों नहीं बनी थी, और पहले उन तरह की फिल्में क्यों बनी थी। अब जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, जैसे एक फेज था पंकज जी जो 1999 के तरफ से लेके करीब टिल 2013-14 तक चला है, जिसमें आपका होगा सत्या, कंपनी, अब तक 56, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट वडाला, डी-डे, जो सारी मूवीज थी टेररिज्म, गैंगस्टरिज्म, अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करने वाली मूवीज थी। और मैं कभी समझ नहीं पाया।
अब है वो सच्चाई हो सकती है, मगर एक तरह से उनको ग्लैमराइज किया। तो पहला सवाल इस पर आप अगर विस्तृत तौर से मुझे, यू गिव मी अ डिटेल रिप्लाई ऑन दिस। एक वो मूवीज है, दूसरी मूवीज रियलिटी से बिल्कुल हट चुकी थी। जो अनिल कपूर का हीरा था पूरी हट चुकी थी, 1942 टाइप की मूवीज बन रही थी, और उसके बाद अनुराग कश्यप वाली मूवीज आई, वो वाली मूवीज आई जिनमें मतलब यू आर शोइंग द रियलिटी ऑफ क्राइम एंड यू आर, उसमें भी हाइप का फैक्टर बहुत है, क्राइम एट एवरी लेवल, एवरी डोर, गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का क्राइम, शॉक वैल्यू, लैंग्वेज में शॉक, वायलेंस में शॉक, हर चीज में शॉक, शॉक वैल्यू टू शॉक एन अर्बन ऑडियंस, वो भी चली। और अचानक अभी मुझे लग रहा है, और मुझे अब सिनिकल ना कहें, अब अचानक आप पृथ्वीराज चौहान पे मूवीज बन रही है, राम सेतु पे मूवीज बन रही है, एक तरह से जो कहा जाए सांस्कृतिक एजेंडा, सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, हिंदू एजेंडा, इन पर मूवीज बन रही हैं। तो माय क्वेश्चन इज व्हाई वर दोज मूवीज मेड देन एंड व्हाई सडनली एवरीबडी इज बिकमिंग डिफरेंट इन देयर अप्रोच नाउ? जी ये थोड़ा आपको व्हाट डू यू थिंक? मैंने मतलब अगर अंग्रेजी में इसको कहूं, आप हिंदी में इसको ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्या बॉलीवुड थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक है? मतलब डज इट ब्लो विद द विंड, जहां हवा चल रही है उसी तरफ? थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक है ना? और बॉलीवुड ही नहीं, व्यवसाय कहिए, सिनेमा आर्ट का बिजनेस है, और बिजनेस जो है और भी चीजों का हो सकता है, मीडिया का भी बिजनेस है, अन्य भी चीजों का बिजनेस है। तो इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सिनेमा का, कंटेंट का, फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि एक चीज मुझे बहुत कौतुक थी कि यार ऑडियंस ये चाहती है। लोग बोलते थे कि आज ऑडियंस यही चाहती है, तो मैं सोच रहा था ऑडियंस कैसे चाहती है, ये प्रोड्यूसर्स को कैसे पता चलता है? मेकर्स को चिट्ठी भेजते हैं कि हमको आइटम सॉन्ग चाहिए, हमको एक्शन चाहिए, हमको गैंगस्टर ड्रामा चाहिए, इन्हें कैसे मालूम चलता है ये ऑडियंस क्या चाहती है? फिर लगा कि ऑडियंस ने एक फिल्म को हिट करा दिया, तो वो एक पैरामीटर बन गया कि ये हिट हो गया, मतलब लोग ये चाहते हैं, तो वैसा 10 बना दो। तो एक गैंगस्टर ड्रामा चली होगी, राम गोपाल वर्मा साउथ से आते हैं, हैदराबाद से, और उनकी मुंबई न पृष्ठभूमि है न मुंबई के व्यक्ति थे, बट उन्होंने शुरू की सत्या और कौन ये। उसके बाद अनुराग कश्यप वहाँ लेखक थे। जब अनुराग कंपनी, जब अनुराग अपनी बनाने आते हैं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाते हैं, जो कि जहाँ से अनुराग आते हैं यूपी बिहार से, उस धरती की कहानी है, वो मुंबई का गैंग वॉर नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा में जैसे कोई एक हिट हो जाए ना, तो उसके बाद उसकी लाइन लग जाएगी उस टाइप की फिल्में बनने की। इस समय चूंकि सरकार जो है, जो बार बार जिसके अपने विचार में है कि सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा होना चाहिए, हमें अपने रूट्स और जो ज़्यादा भारतीयता की बात करती है, और लोग भी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हें मालूम है कि दोस्त ये आजकल चलन में है, तो अब इस पे बनाओ। अब इसमें उस बनाने वाले के इंटेंशन को समझना पड़ेगा कि उसका सच में अचानक उसके विचार बदले हैं कि व्यवसायिक पहलू को देख के उसके विचार बदले हैं। इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। हर कोई आता है प्रमोट करने, बातें करने, वो मैं गोल गोल इधर उधर का घुमा के कुछ बातें करके चला जाऊंगा। मैं जब ये फिल्म आई थी तो मैं 10 दिन सोचा कि यार ये फिल्म, इसलिए नहीं सोचा कि इस डर था कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या, मैं जस्टिस दे पाऊंगा क्या इस किरदार को, मैं मिमिक्री मुझसे होगी नहीं, मैं इमिटेट नहीं कर पाऊंगा, मैं कैरिकेचर नहीं बनाना चाहता हूं, और ऑडियंस इमिटेशन और मिमिक्री का अमाउंट खोजेगी एक्टिंग में, ये अटल जी की तरह कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं पहली बार अपने एक्टिंग के टीचर के पास गया कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं इस रोल में। तो अगेन यस, कौन है आपके एक्टिंग के टीचर? कई सारे हैं, बहुत लोग हैं। अनुराधा मैम दिल्ली में हैं, दिनेश खन्ना, प्रसन्ना सर के पास गया था इसके लिए, वो साउथ कर्नाटक में रहते हैं, और तो उनसे मैं मिला था कि क्या करूं, कैसे करूं। उसके पहले कभी फिक्शनल रोल में जरूरत नहीं पड़ती है, एक फिक्शनल रोल में इमेजिनेशन से काम हो जाता है। तो यस, नॉट ओनली बॉलीवुड, बाकी सब लोग, व्यवसायिक पक्ष बहुत अहम होता है, सिनेमा भी आर्ट ऑफ बिजनेस है। इसीलिए कोई अगर विनोद जी ने मुझे आज ये रोल दिया है, शायद आज से 10 साल पहले विनोद जी ये रोल मुझे नहीं देते, इतना ही टैलेंट होने के बावजूद, क्योंकि आज लोग मुझे देखना चाहते हैं। एक ग्रेट व्यक्ति की कहानी है, लेकिन उस कंटेम्प्ररी इस वक्त का एक
ठीक ठाक चर्चित अभिनेता कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी फिल्म ओटीटी और डिजिटल पे जा चुकी है और रिकवर्ड है ऑलरेडी, तो उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते व्यवसायिक पहलू से। और व्यवसायिक पहलू में व्यक्ति कोई भी मुखौटा ओढ़ के आ सकता है। बहुत अच्छा। अब अच्छी बात है कि आपने डायरेक्टली बात कही, मतलब कि कल अगर सरकार बदल जाएगी तो क्या बॉलीवुड की मूवीज भी बदल जाएगी? मैं बॉलीवुड सनातन हिंदू धर्म राम सेतु पे मूवीज बन रही है, वो ट्रेंड बदल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बॉलीवुड का पहला तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, स्पोक पर्सन नहीं हूँ कि मैं उनके बिहाफ पे, मैं अपनी सिर्फ राय दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या होगा आने वाले समय में। मुझे जो कहानियां प्रभावित करती थी उनका हिस्सा पहले भी बनता था, आज भी बन रहा हूं, आगे भी बनूंगा। और उसमें कई बोल्ड कहानियां हैं, जैसे ओ माई गॉड 2, कि वो सेफ कहानी नहीं है कि वो फिल्म आने के पहले इतनी चर्चे में आ गई, विरोध शुरू हो गया था इंटरनेट पे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म और ये ऐसी फिल्म। सेंसर स्क्रीनिंग के बाद ही लोग कहानी बनाने लगे। हमें लगता है हमारा इंटेंट क्लियर है और हम इतने सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं कि मैं जिस स्क्रिप्ट का हिस्सा अब बनूंगा, पहले तो सर्वाइवल के लिए फिल्में करता था सर, अब ईएमआई का बोझ नहीं है। अब मेरा सर्वाइवल की लड़ाई उतनी नहीं है, उतनी का लगभग नहीं है, पर जीवन है तो सर्वाइवल तो रहेगा ही। खैर मैं बातू नहीं हूँ, बहुत इधर उधर नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। देखिए ये नेपोटिज्म रॉक्स वाले दुनिया में आप कैसे निकल आए? मतलब यू आर ट्रेंड सेटर तो अभी कहेंगे लोग आपको, बट आपको पता है हमारी कंपनी का नाम क्या है? हमने हमारे कंपनी का नाम लिखा है ARG, आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। आउटलायर मतलब जो मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर, मतलब कि द पर्सन हु जो एक आउट सर्कल के बाहर जो प्रेडिक्टेबल है, सर्कल के बाहर है। तो मुझे लगता है आप आउटलायर है जी। और नेपोटिज्म रॉक्स के दुनिया में आउटलायर बनना बहुत मुश्किल है। और मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि मैं आपके मतलब आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आप मुझे बात बताइए कि आप स्पोक्सपर्सन नहीं, आप कभी हो ही नहीं सकते जो अभी इंडस्ट्री है। मगर एट द सेम टाइम हाउ इज इट पॉसिबल टू बी सक्सीड इन अ इंडस्ट्री व्हिच इज ड्रिवन बाय नेपोटिज्म एट एवरी लेवल? एट एवरी लेवल पंकज जी, हाँ जी, हर लेवल पे, ये आपके बिजनेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्टिंग हो, रोल्स हो। अभी ऐसे जहां पे एक डोमिनेंट कल्चर बन गया है कि हम ही है, हमारा ही रहेगा। अभी इंटरनेट आने से, ओटीटी आने से और दुनिया भर के फिल्मों का एक्सेस होने से, इलाहाबाद का में बैठा बच्चा, पटना में बैठा लड़का या बुलंदशहर में और मेरठ में बैठा व्यक्ति भी फ्रेंच का और कोरियन सिनेमा देख सकता है। तो हमारी ऑडियंस इवॉल्व हुई है। कोई भी इज्म हो, नेपोटिज्म हो, अगर मौका मिल सकते हैं, अगर आप में प्रतिभा नहीं है तो आज आप नहीं चलिएगा, कोई भी हो, वो किसी और का बच्चा हो। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ तो मुझ पे नहीं आरोप है। अगर मेरी बेटी इस फील्ड में आना चाहे तो वो नेपोटिज्म के आरोपी हो सकती है, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन है, पिताजी इसके हैं। पर अभी ऑडियंस इतनी इवॉल्व है कि किसी को मौका मिल सकता है परिवार का होने के नाते। अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप उपयुक्त नहीं हो, तो 1 से 2 फिल्म आप इस दौर में देखें, कितने परिवार के बच्चे जो अभिनेता थे वो नहीं, उनकी फिल्में नहीं है, उनके पास काम नहीं कर रहे हैं। तो यस, मुश्किल है। अब ये तो एक्टिंग की सिर्फ बात की आपने, कई लेवल्स की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, बहुत हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में उसके। बट अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, होंगे शायद, या पॉसिबिलिटी है वो मैं हूँ। आइदर मैं एक्सेप्शन हो सकता हूँ इस सब का, आइदर वहाँ एक मेरे जैसे आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द एरिना के आदमी के आने की संभावना है। तो मैं आइदर एक्सेप्शन हूँ और पॉसिबिलिटी हूँ, दोनों हो सकता हूँ। आपने कहा कि सर्वाइवल की फाइट थी, कब तक थी? 2019 तक। और टर्निंग पॉइंट क्या थी? बैंक अकाउंट में एक दिन ज्यादा माल आ गया। नहीं, मूवी कौन सी टर्निंग पॉइंट? न्यूटन के बाद से होने लगा था, और मिर्जापुर के बाद से ज्यादा। मिर्जापुर के बाद से ब्रांड्स आने लगे मेरे पास, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, और मुझे नहीं यकीन था कि कभी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा किसी चीज का।
तो मैं सोशली जुड़ता था, इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ था, खादी से जुड़ा हुआ था, बट ये व्यवसायिक ब्रांड्स आए तो उस 26-27 ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और सब अच्छे, मैं उनमें भी बहुत मूल्यांकन करता हूँ कि भाई ये मैं प्रयोग करूँगा क्या, हाँ मैं भी इस्तेमाल करूँगा। मुझे बहुत बड़ा ये भी बोलने में शर्म आती है, झिझक होती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़े पीआर मशीनरी के साथ चलती है। मुझे पता है। हाँ, आप तो पता है, हम मुंबई हम रहे दूर हैं। रहते हैं इनसे। हाँ, मैं आपको देखना चाहता था पास से। क्यों? क्या गलती की है? गलती नहीं की है मैं। आपकी इंडस्ट्री बहुत लाइक करती है। नहीं एक बहुत बड़े स्टार है, हाँ अब पता नहीं, वो अपने कोई प्रोग्राम करता है, बिग बॉस टाइप के कुछ प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने जाके कहा था कि ज्यादा बोलोगे तो चैनल ही बंद करवा देंगे। तो ऐसा लव अफेयर है हमारा आपके इंडस्ट्री के साथ। नहीं, दुनिया डेमोक्रेटिक है हमारे। मगर मुझे लगता है कोई किसी को बंद नहीं करा सकता। नहीं, कोई किसी को बंद और कुछ नहीं, लोकतांत्रिक दुनिया है। और हमें अपने अटल जी के व्यक्तित्व से मैंने नहीं सीखा कि जो मुझे नापसंद करे उसे भी मैं पसंद करूंगा। डिसएग्रीमेंट का भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि आई एम एग्री। बट डू यू आइडोलाइज अटल जी? क्या आप कभी पॉलिटिक्स पे इन्वॉल्व थे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स? हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद में था। आप एबीवीपी पे थे? एबीवीपी में था। और तो क्या आप आइडलाइज करते थे अटल जी को? हाँ, कब की बात है वो? 95-96 मेरे ख्याल से 93। हाँ, पीएम बनने के बहुत पहले, 93 से 95। फिर 93 के 95 के दौर में तो अटल जी तो बिल्कुल प्रोमिनेंस में थे। हाँ, और सब लोग उनकी बातों को सुनते थे, आइडल थे। बहुत भीड़, मतलब गांधी मैदान की भीड़ में मैं 2 ही बार गया हूँ, 2 रैली। कभी मिले थे उन्हें? दूर से देखा हूँ, एक मंच पे भाषण दे रहे थे, मैं श्रोता दर्शक था, सुनने गया था। क्या अच्छा लगता था उनके बारे में आपको? उनके विचार, उनके वक्तव्य, उनके बोलने की शैली, वो समस्याओं को जिस तरीके से रखते थे कि राजनीति हो या सिनेमा, देखिए एक मुझे हमेशा लगता है ना कि उसमें वो बहुत बहुत बारीक और इंटरलिंक्ड है, परफॉर्मेंस इंक्लूडेड है। आपसे मिल के आज मैं बहुत बेबाक आदमी हूँ, नॉनसेंस भी हूँ थोड़ा, तो पत्रकारिता में भी परफॉर्मेंस की जरूरत है थोड़ी। हम अपनी कहानी को सिनेमा के थ्रू, हमारा अच्छी बात है कि हमारे में मैंने लिखा हुआ है कि ये एक्टिंग ही कर रहा है पहले से। बाकी चीजों में आप अपनी बात 1 लाख लोगों को कह रहे हैं, तो आप प्लान तो करके आएंगे ना कि कैसे मैं इस बात को रखूंगा। तो अगर बातचीत में प्लानिंग इन्वॉल्व हो गई तो परफॉर्मेंस हो गया। बातचीत में मुद्दे इन्वॉल्व हो गए, पॉइंटर्स इन्वॉल्व हो गए, इट मीन्स आप उसको रिक्रिएट करने वाले हैं। इसकी एक लेयर पहले हो चुकी है। तो सॉरी, मैं नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, परफॉर्मेंस नहीं है, पहले बात तो ये कह दो, हम परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। मगर आपने जो बात कही कि अगर मेरे पास कोई मैसेज है पंकज जी, अगर किसी चीज पे मैं विश्वास करता हूं तो उसको मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे उस दिन मैंने कहा, हमारे अंग्रेजी प्रोग्राम में कहा कि अगर कई लोग कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, तो मैं एक ही सवाल उनको पूछूंगा कि जब मस्जिद का उद्घाटन होगा क्या उसका भी बॉयकॉट करेंगे? उस बात को, किस चीज को आप केंद्र बिंदु बनाएंगे, किस चीज पर एम्फसाइज करेंगे, बहुत जरूरी है। हाँ, वो उसको मैं परफॉर्मेंस नहीं कहता, मगर उस पे मैं उसको कहूंगा अपने कम्युनिकेशन टेक्निक। हाँ, तो मैं तो अटल जी के कम्युनिकेशन टेक्निक मैं का एक्टिंग के छात्र होने के नाते बात किया ये, मैं बात मतलब ये दर्शक नहीं, एक्टिंग के स्टूडेंट के नाते किया कि हमें जब एक्टिंग की क्लासेस होती है ना, तो उसमें कुछ स्पीचेज दिखाते थे वो लोग, और जो रियल हैं। तो वो अचानक मुझे ना वो अटल जी के भाषण और क्या अच्छा लगता था। फिर मेरे दिमाग में ना बहुत लेयरिंग चलती है, तो मैं कहीं चला गया था अपनी एक्टिंग क्लास पे, और वहां से आ गया ये संदर्भ। पर वो अटल जी में क्या अच्छा लगता था, उनकी बोलनी, जैसे अपने बात को, समस्याओं को, अपने विचार को जिस तरीके से रखते थे, रोचक बना के रखते थे, उनको सुनने में मजा आता था। सिर्फ विचार नहीं होते थे, विचार बहुत ही मनोरंजक तरीके से होते थे, टाइमिंग कमाल होती थी कि आप हंसेंगे भी। पॉजेज जो उनके होते थे, व्यंग भी था, जबरदस्त सटायर। जो पॉजेज होंगे, उस पॉजेज में वो खाली नहीं होगा, वो भरा होगा, सब टेक्स्ट होगा उसमें। कोई एक स्पीच? हाँ, मुझे याद नहीं है इस वक्त कह पाना। मुझे
तो हमने फिल्म में यही सब प्रयास किया है कि वो सब टेक्स्ट, वो थॉट, वो विचार, वो आत्मा, उनकी चेतना आ जाए, मिमिक और इमिटेशन कम आए, क्योंकि वो उसमें मैं खराब हूँ, वो मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। बहुत मुश्किल होता है, मगर जैसे अटल जी के कैरेक्टर में अगर आप देखें, आज भी मुझे लगता है जिस तरीके से वो हाथ हिलाते थे, बोलते थे, घुमा के बोलते थे, पॉज करते थे, अभी भी मुझे लगता है कि कई लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इस देश में, जो उनके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है कि जिसको राजनीति में आना है, किसी भी पार्टी में आना हो, पहले अटल जी के 20-25 इंटरव्यू देख लो, उसके बाद राजनीति में आने की राय बनाओ कि मैं मुझे कहीं भी जाना हो, है ना? क्योंकि वो जो उनकी बातें, जो ग्रेस है ना, वो अद्भुत है। उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, विचारधारा से आप सहमत हैं, उनसे अग्री करते हैं? आप खुद एबीवीपी के थे, तो जो अभी कहा जाता है कि मतलब हिंदुत्व एजेंडा, तो आप एबीवीपी पे थे, तो आपकी भी वही सोच होगी, उसमें कोई दो राय? क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से रखूं, मैं दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर विश्वास नहीं हुआ मुझे जब मैंने एक वीडियो देखा कि इमरजेंसी के टाइम किस तरह से दिलीप कुमार साहब खड़े होके वहां पे संजय गांधी का सपोर्ट कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे इमरजेंसी के टाइम पे। आई हैव नेवर बीन एबल टू रिकंसाइल कि कोई व्यक्ति जिनके पास सब कुछ है, फॉलोइंग है, लोग हैं, पॉपुलैरिटी है, जो उस समय संजय गांधी की जो यूथ कांग्रेस थी उसके लिए चैरिटी कॉन्सर्ट करते थे, सपोर्ट करते थे, तो मुझे लगता है कि इट इज टेरेबल, बहुत बुरी बात है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना इतना जरूरी क्यों था आपके, फॉर सिनेमा इंडस्ट्री इन द पास्ट? मुझे नहीं पता, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, फिर भी तो मुझे अनुमान नहीं है कि क्यों था, पता नहीं। वो इधर उन वैचारिक सहमति होगी या व्यवसायिक ये होगा, कोई इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं पता। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, मैं जानता भी नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको लगता क्या है? यही दो पहलू हो सकते हैं, या तो विचार से सहमति हो, या व्यवसायिक कुछ दुविधा, मजबूरी हो, या वो इंटरेस्ट हो, और दो ही पहलू हो सकते हैं। पर इसका इम्पैक्ट तो होता है ना लोगों पे? नहीं, इम्पैक्ट नहीं होता है सर। वो क्या है ना, मुझे लगता है हमेशा कि हम पहले क्या हुआ नहीं हुआ, वो उससे बेहतर है कि हम अभी से अभी इतिहास में जो भूल गलतियां हुई उनसे सीख लें और यहाँ से बेहतर करें, आगे उनको चलें। नरेट करें, मुझे लगता है नरेट करने की जरूरत है। पर नरेट करने का पर्पस सीख होनी चाहिए। वो नरेट आपको गुस्सा ना दिलाए। गुस्सा दिलाए तो दिलाए, उसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है, हर इंडिविजुअल के विचार हैं। 1984 पे मूवी क्यों ना बने? अब 2-3 बनी भी हैं अभी। 1975 में आपातकाल घोषित की गई, उस समय की एक रियल मूवी क्यों ना बने? हाँ बिल्कुल बन रही है, मुझे नहीं पता कितनी रियल बनेगी। रही है। हमारी फिल्म में भी इमरजेंसी का एक हिस्सा है, हमारी फिल्म के अंदर ही इमरजेंसी का एक सेगमेंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी पावरफुल मीडियम है, उसको इट शुड बी यूज्ड मोर, पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इट शुड बी यूज्ड मोर टू एडुकेट पीपल, क्योंकि आजकल के जो जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, इसमें यंगर जनरेशन हैज नो कॉन्टेक्स्ट टू द रियलिटी। बिल्कुल, इसीलिए हमने अटल जी पे कहानी बनाई कि आज के बच्चों को पता चले कि एक इस किस्म के लीडर हुए थे जिनमें देश को लेके, समाज को लेके, लोगों को लेके और उनकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी कैसी थी। एक साधारण परिवार का लड़का इतना बड़ा कवि और प्रधानमंत्री बनते हैं। बटेश्वर का एक अटल, हमारी फिल्म सिर्फ अटल जी की वो स्पीच और कविताएं नहीं है और पीएम नहीं है। अच्छा। हमारी कहानी बटेश्वर के उस बच्चे अटल की है जो कि यात्रा करता है अपने जीवन की और किन किन चुनौतियों, कठिनाइयों और घटनाओं से गुजरता है और वो देश का प्रधानमंत्री और इतने बड़े कवि बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को बनाने में जिनका योगदान है, तो वो उनकी जर्नी है। पूरी वो यात्रा है जो आज के बच्चों को इंस्पायर करेगी, जो आज के बच्चों को जानना भी जरूरी है। जो उनके फैन तो देखने जाएंगे ही, जो उनको देखने चाहते हैं। हमने उनके स्पीचेस रील्स में और वीडियो में देखा है, हमने उनकी कहानी नहीं देखी है। हम अटल जी की कहानी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने ये क्यों कहा कि लोगों को गुस्सा ना दिलाए? देखिए मैं आपको एक काउंटर पर्सपेक्टिव दूं अपना। लोगों को गुस्सा होना जरूरी है। आप बहुत प्यारे हैं, हम मेरी तरह।
मुझे लोगों ने सब कुछ कहा, आज पहली बार किसने कहा कि मैं प्यारा हूं। मगर ये मैं आपको कह रहा हूं कि गुस्सा नहीं आएगी तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, गुस्सा आना जरूरी है। जो हमारी जनरेशन है, मैं आपसे 2-3 साल बड़ा हूं, मगर जो हमारी जनरेशन है, मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन को बर्बाद कर दिया नेताओं ने। मंडल कमीशन के टाइम पे जिस तरह से तोड़ा गया हमारे समाज को, उसको मैंने अनुभव किया है। मैं भी एक तरह से जमीन से जुड़ा हुआ ये आदमी हूं। मैंने देखा है किस तरह से लोगों को जो कास्ट के बारे में नहीं जानते थे, हर बार आप जाति कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे। तो मुझे लगता है कि अगर हमें आज से 10 साल में चाइना से आगे जाना है और अमेरिका के पास जाना है, तो फिर हमको पहले हमारी यंगर जनरेशन को बताना होगा कि गलतियां क्या हुई है। 1984, 1975, 1990 मंडल कमीशन, तो इट इज इंपॉर्टेंट। और उसमें सिनेमा का एक रोल है, उसमें सिनेमा को आना पड़ेगा। अमेरिका में मूवीज बनती हैं, असैसिनेशंस के बारे में भी बनती है, JFK के बारे में बनी है, हम क्यों ना बनाए? नहीं सही है, बिल्कुल। हम तो अमेरिकन फिल्में देखते ही नहीं है, मैंने एक भी नहीं देखी है। नहीं देखी है? कुछ मुझे पता नहीं है, हिंदी भी नहीं देखता हूँ मैं, अपना जो करता हूँ वही देखता हूँ। लोग पूछते हैं क्यों नहीं देखते, बोलते हैं हलवाई मिठाई भी बनाए खुद और खाए भी खुद, दूसरे खाए, मैं अपना भी नहीं देखता हूँ। अन्य का तो नहीं देखता है, क्योंकि मुझे बैठना पसंद नहीं है 2-3 घंटे टीवी या सिनेमा में, और मुझे लगता है मैं देखूंगा तो किसी की एक्टिंग से प्रभावित होने लगूंगा। तो हालांकि मुझे देखना चाहिए, मैं अभी बहुत कोस रहा हूँ। मगर अब हिस्ट्री के हर एपिसोड पे मूवी बने तो मुझे लगता है ऑडियंस है। हाँ, और उस पे रोमांटिक तरीके से नहीं, मतलब असल में नहीं सर, सिनेमा में एक और थ्रेड है ना कि लोग प्राइमरली फिल्म को एंटरटेन होने के पर्पज से आते हैं। अब उस एंटरटेनमेंट के कोटिंग में हिस्ट्री, फैक्ट या आप कुछ चीज उनको ज्ञान, समझ, विजन बता दो, क्योंकि प्राइमरली भारत में ऑडियंस मनोरंजन के लिए सिनेमा नहीं, मगर ऑडियंस इवॉल्व नहीं हुई है, मुझे लगता है इवॉल्व हुई है, लेकिन इवॉल्व ऑडियंस का भी टारगेट मनोरंजन ही होता है। उसको पता है कि मनोरंजन सिर्फ यही नहीं था जो ये लोग दे रहे थे, स्पेनिश वाले अलग देते हैं, वर्ल्ड सिनेमा में अलग मनोरंजन मिल रहा है, लेकिन उसका भी प्राइमरी कंसर्न किसी को ज्ञान पाना, जीवन बदलना और ये वैचारिक चीजें लेना के लिए सिनेमा नहीं देखता है। ये सब चीजें उस मनोरंजन के कोटिंग में हो तो शायद पहुंच जाए, जरूरी नहीं है। यस बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। अटल वाले मूवी में तो कोई मनोरंजन नहीं है, इट्स हिस्टोरिकल रियलिटी। बिल्कुल, हाँ, इसमें मनोरंजन नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत लड़ाई हुई है कि हम कैसे उनकी यात्रा बहुत बड़ी है, 2 घंटे के फिल्म में कैसे उस जर्नी को पिरोएं कि वो एक स्टोरी लगे। लाइफ में इंटरवल नहीं होता है। लाइफ में सिंह पे एक मूवी बनी जी, मैंने जो देखी, विकी वाली, और उसमें करीब 40 मिनट तक जलियांवाला बाग के मैसेकर को दिखाया गया, और इतने डिटेल में दिखाया गया। कोई अगर कहे कि इस पूरे मूवी में तो आधे समय उसी मतलब नरसंहार को दिखाया गया, क्यों दिखाया गया? और मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे लगा कि अच्छा किया दिखाया, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को डिटेल में नहीं दिखाएंगे तो ये सबकॉन्शियस में घुसेगी नहीं, और तब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। तो कभी कभी ये बताना भी जरूरी है कि 1919 में जो हुआ उसकी रेलेवेंस आज भी है, हमें सीख भी होनी चाहिए। ताकि बिल्कुल सीख होनी चाहिए आपको, वी मस्ट नो, आपको पीड़ा पता होनी चाहिए, और यही काम है इतिहास का कि भाई हमें सीख दे, हम वो चीज रिपीट ना हो, दोहराव ना हो, और उससे सावधान सतर्क हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आशा है कि आप करेंगे, इसलिए मैं इसी पॉइंट को रिपीट किए जा रहा हूँ आपको, ताकि आप सिर्फ मनोरंजन ना दे, आप अपने सोशल कॉज को भी फॉलो, क्योंकि आप में वो मतलब प्रतिभा है और एबिलिटी और इन्फ्लुएंस है कि आप कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बात बताइए, कैसा लगता है व्हेन यू गो बैक? अब ग्राउंडेड है अभी, मतलब कि जहां से आपने जितनी अचीव की है लाइफ में, नहीं बहुत ग्राउंडेड, मुझे लगता है हमेशा ये जरूरी होता है कि आदमी ग्राउंडेड रहे। आप कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखते हैं? जरूरत से ज्यादा ग्राउंडेड हूँ तो जितनी चाहिए उससे अधिक। मैं माँ बाबूजी गांव में ही रहते हैं, मैं हर चौथे महीने अपने गांव जाता हूँ, और मैं जैसे घर पहुंचता हूँ शूटिंग खत्म करके, मैं सिनेमा का आदमी नहीं रहता हूँ, मैं घर का एक साधारण मेंबर रहता हूँ। और क्या बताऊँ, मेरी ग्राउंडेड की अब मार्केटिंग भी होने लगी है आजकल। सहज होना, सरल होना भी बहुत, ऑर्डिनरी होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। अब मैं कई बार मुझे ही शक होता है कि मैं क्या ग्राउंडेड हूँ या कि ग्राउंडेड होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ी हो चुकी है इसकी।
हर आदमी बोलता है विनम्र है। एक पिछले दिनों इंटरव्यू कर रहे मैं किसी ने पूछ दिया कि आप भाई आप विनम्र हैं, आपके हम्बल होने का कोई फायदा उठाया याद हो? तो मैंने जवाब दिया कि भाई किसी ने मेरी विनम्रता का फायदा उठाया और मुझे याद हो फिर काहे की विनम्रता। इसके रील्स बन गए, पॉपुलर हो गया। तो मुझे कई बार मैं अपने आप को एक्टिंग के थ्रू एक्सप्लोर करने में लगा हूं कि मैं सच में इतना हम्बल हूं, मैं जजमेंटल हूं या नहीं हूं। जैसे मैं बोला आपसे मिलना चाहता था, यानी मेरे मन, मैं उसी बीच में सोचा कि मेरे मन में इनको लेके कुछ जजमेंटल था क्या, मैं क्यों मिलना था क्या? मैंने सोचा, मैं पूछ रहा हूं कुछ था नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों आया मेरे मन में ये थॉट। तो अभिनय एक्टिंग जो है, और मेरी बातों में सर मैं थोड़ा एक्टिंग का छात्र हूँ, एक्टिंग पे बहुत सोचता हूँ, तो कई रैंडम थॉट्स आते हैं तो मैं कहीं और की बात किसी और बात में करने लगता हूँ। ये मेरी समस्या है। क्या बोल रहा था अभी? नहीं, वही कह रहे थे आप, मैंने ग्राउंडेड की बात कही ना। हाँ, तो मेरे को भी मालूम नहीं, मुझे लगता है मैं हूँ, और लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हूँ, और ये सुन के मुझे लगता है मुझे और ज्यादा होना चाहिए। तो फिर लगता है कि क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ग्राउंडेड होने का? कि आप मूवी इंडस्ट्री में आपको इस तरह से रहना चाहिए, ऐसी गाड़ी में जाना चाहिए, इसे 100-200 लोगों को साथ में ले जाके, मतलब जो एक होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में कहते हैं पैराफर्नालिया। हाँ, मतलब जी। एक पूरी, मुझे पसंद नहीं है। मुझे मैं अननोन होके चलना चाहता हूँ। मैं मास्क लगाता हूँ, और इसलिए नहीं कि मुझे कॉमन लोगों के बीच जाना है, एक्टर हूँ तो एक्सपीरियंस करना है। मैं उसमें सहज पाता हूँ अपने आप को कि मैं चुपके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के और बिना कोई ना पहचाने मैं 10 दिन बॉम्बे में अभी मेट्रो से गया शूटिंग करने। मैं जब भी गांव जाता हूँ, मेरे डीएमएसपी बोलते हैं जिले के, आप प्लीज बता दो, ऐसे मत आया करो, हम स्कॉट लगा देंगे, ये कर देंगे। मुझे पसंद नहीं है मेरे आगे स्कॉट की गाड़ी चले। मैं बस में मास्क और टोपी लगा के लोगों के साथ बैठ के हैप्पीली घर चला जाऊंगा, और कोई ना जाने, मैं ऐसे ही घर जाता हूँ और आता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे वो पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया। और ये भी अच्छा लगा आपने जो कहा घर जाता हूँ, तो बिल्कुल मतलब दैट आल्सो कीप्स यू। माँ से मिलने गया हूँ मैं, थोड़ी अपनी पॉपुलैरिटी और क्षमता दिखाने आया हूँ कि देख स्कॉट की गाड़ी आई है, गांव वाले मेरे परेशान हो जाएं, या मैं बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाऊं। मैं जो सबसे सस्ती मीटर पे मिलती है टैक्सी, उसी में बैठ के जाता हूँ गोरखपुर से। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि मेरे को भी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, क्योंकि पंकज जी देखिए, एक तरह से लाइफ जर्नी सिमिलर है, खुद से आए हैं और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना मुझे मीडिया में कभी किसी ने किया। दूसरी बात, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा मानता था कि जिस दिन आपसे मिलूंगा, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर ऑन एयर एंड व्हाट यू आर ऑफ एयर। ये मुझे, आई ऑलवेज न्यू ऑफ इट, बट टुडे आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब आज जो मुझे डाउट नहीं है मेरे मन में, जैसे आप आते हैं, इसीलिए शायद आप सक्सेसफुल है, क्योंकि आप किसी भी रोल में जब आप आते, when you enter into any role, you don't change your personality, you are what you are. तो बहुत अच्छा लगा। I think you have a long journey ahead. हाँ, thank you sir. And I'm really proud of you. और आपने जो किया है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए नहीं, आपने समाज के लिए किया है, because you have influenced our society and you influenced whole kind of movie making and cinema making हमारे देश में। तो nice to meet you, पंकज। Thank you sir, thank you, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, thank you, thank you, thank you।